लास्ट टाइम हमने प्लाज्मोलिसिस पर चर्चा की थी, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर उसका प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है। किसी प्लांट सेल में ये सेल वॉल है, दैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Inner to that is a vacuole. Such a stressed cell is called a turgid cell, or a normal cell, or a vacuolated plant cell। इस सेल में जिसमें ऑलरेडी एंड ऑस्मोस्ड वाटर होगा, उस सेल को टर्जिड सेल कहा जाएगा। यानी जब सॉल्यूट ऐड किया, एंड ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर आया, इसका मतलब है कि वहाँ जब एंड ऑस्मोसिस से पानी अंदर आ गया तो टीपी ग्रो किया, क्योंकि पहले पानी नहीं था, पानी आया तो टीपी पुट हुआ। इसलिए इस सेल को हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पर टर्गर प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी टीपी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ये सेल टर्जिड डेवलप हुआ है। सच ए सेल when placed in a hypertonic solution, तब क्या होगा? जब इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तब इस सेल में दो कॉमन चेंजेस देखे जा सकते हैं इनिशियली। पहला चेंज जो नजर आ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब उतनी स्ट्रेच्ड नहीं है। दूसरा चेंज कि वैक्यूल का साइज फर्स्ट केस के कंपैरिजन में छोटा है, यानी उसने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे जाने पर पानी लूज किया एक्स ऑस्मोसिस की तरह। ऐसी सेल को लिमिटिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस कहा जाएगा। लिमिटिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोलिसिस में जब कोई सेल आ गई और इस सेल को अब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंटिन्यू किया, देन व्हाट हैपेंड, अगेन मुझे दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला चेंज यह है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब सेल वॉल से सेपरेट होना शुरू हुई। पहले वो स्ट्रेच्ड थी, थोड़ा लूज हुई, नाउ इट स्टार्ट टू लूज द कॉर्नर्स, क्लियर, एंड द वैक्यूल स्टार्ट्स टू श्रिंक मोर। Such a cell is said to be in incipient stage of plasmolysis. Actually, what is the difference between the two? Here, turgor pressure is positive क्योंकि इस सेल के पास एंड ऑस्मोस वाटर है। जब इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, इसने पानी लूज किया। कौन सा पानी लूज किया? एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर का मतलब
जो इसने एंड ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर पानी आया था उस पानी को लूज किया, यानी इस स्टेट में इसका टर्गर प्रेशर अब 0 हो गया, क्योंकि पहले सेल टर्जिट थी, एंड ऑस्मोस वाटर उसके पास था। अब उसने एंड ऑस्मोस वाटर को लूज कर दिया तो अब उसका टीपी 0 हो गया। यानी जब मैं उसे फर्दर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा, अब सेल के पास एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही तरह का पानी बचा है, दैट इज स्ट्रक्चरल वाटर। हम जानते हैं कि सेल में 95% तक वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है। इस स्टेट में जब उसने कॉर्नर लूज करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है कि उसने स्ट्रक्चरल वाटर को लूज करना शुरू कर दिया है, यानी यहां पर आकर उसका टीपी नेगेटिव हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस स्टेट में ये सेल को पहचानना मुश्किल है कि क्या ये एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है या वो एक फ्लैसिड सेल है। द रीजन भी, दोनों जगह पर वैल्यू टीपी की 0 ही आएगी। एक फ्लैसिड सेल के पास भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं है, एंडोस्मोस वाटर नहीं है, और इसके पास भी नहीं है। सो व्हेन आई ऑब्जर्व सच ए सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, both flaccid and limiting stages of plasmolysis seems to be same. They appear same because both are having TP0 value. But here, when the TP becomes negative, the cell membrane is stretched at the corners, the symbol of incipient stage. So while studying the plasmolysis, this stage is said to be the initial stage, although it is starting from here, but for the observation basis, this is the useful state or the primary stage of observing the plasmolysis, where the TP becomes negative for the first time. Then, if I continue this cell in a hypertonic solution, what is observed? The vacuole is broken into smaller vacuoles. And second important thing, the protoplast is completely shrunken. Many a times or majority of times it occupies a corner, any of the corner, like it is attached at the corners. हो सकता है वो 3 कॉर्नर छोड़ दे ज़्यादा जल्दी चौथे कॉर्नर के कंपैरिजन में, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने ये 3 कॉर्नर छोड़ दिए। ये बीच में भी आ सकता है पूरी तरह से सिकुड़ कर, बट जनरली वी कैन ऑब्जर्व it as like this when it occupies a certain corner. Here, this is what is called the shrunken protoplast. In this state, the TP is more negative. It is already getting negative here, and here it will become more negative because more water is lost outside. Clear? Secondly, here external solution can be seen. जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है वो इस ब्लैंक स्पेस में अंदर जाता चला जाएगा, यहाँ एयर नहीं होगी। जैसे जैसे सिकुड़ता जाएगा इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता चलेगा ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दिस स्टेज इज व्हाट इज कॉल्ड एविडेंट or complete plasmolysis. Again, a cell having vacuole
a rich large vacuole full of water, that is Tp positive. Such is a normal vacuolated turgid plant cell. When placed in hypertonic solution, it loses its extra water, the endosmosed water. The Tp becomes 0. पर इसका ऑब्जर्वेशन और एक फ्लैसिड सेल का ऑब्जर्वेशन सेम होगा, इसलिए एक्चुअल स्टेज ऑफ स्टार्ट ऑफ प्लाज्मोलिसिस फॉर ऑब्जर्वेशन इसे माना जाएगा, क्योंकि टीपी स्टार्ट टू बिकम नेगेटिव, इट स्टार्ट टू लूज द कॉर्नर्स, सो इजीली आइडेंटिफाइबल. नेक्स्ट, when we continue this with hypertonic solution, the TP becomes more negative, the protoplast is completely shrunken, the vacuole is broken, and the space between the cell wall and the shrunken protoplast will be occupied by the external hypertonic solution. Such a stage is called evident or complete plasmolysis. Deplasmolysis पर हमने कल बात कर ही लिया था. Deplasmolysis टेक्निकली यहां पॉसिबल है. अगर मैं इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, ऐसी सेल इमीडिएटली अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है. वहां से वापस लौट कर आना पॉसिबल नहीं है. ऑल्दो डेफिनेशन में हम ऐसा ही कहते हैं कि प्लाज्मोलिसिस के बाद सेल नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो उसे डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं, लेकिन टेक्निकली वो सिर्फ इस पर एप्लीकेबल है कि वो यहाँ से इमीडिएटली लौट कर आ सकता है, यहाँ पर कंडीशंस अप्लाइड होंगी और वहाँ से बिल्कुल नहीं आ पाएगा. इन चीज़ों को हम बाद में समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम. इस प्रोसेस के कुछ इम्पोर्टेंस हैं, जैसे प्लाज्मोलिसिस का होना एक लिविंग कैरेक्टर है, क्योंकि लिविंग का बेस्ट कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस. सो वी आर प्रोवाइडिंग a stimulus by means of hypertonic solution and a cell is responding by getting complete plasmolized. So both stimulus and response can be seen here, and the cell is responding to the hypertonic solution, so is a case of consciousness clear cut. Secondly, अचार में नमक और तेल डाला जाता है, पिकल्स में. जैम में शुगर डाला जाता है, जेलीज में शुगर की हायर कंसंट्रेशन होती है. इन तीनों ही जगह पर अचार में नमक और तेल, जैम्स और जेलीज में हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, यही काम करते हैं असल में. कोई फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, ये तय करता है वो तेल और नमक और हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर. ये इसका सेकंड यूज है. इसके अलावा अगर कोई वीड ग्रो कर रही हो, कोई खरपतवार ग्रो कर रहा हो, तो उसके बेस पर सूखा नमक डाल दिया जाए. उसके आसपास की ज़मीन पर सूखा नमक डालें और थोड़ा सा पानी डाल दें. जब मैं ऐसा करूँगा, ये कोई प्लांट मान लीजिए खरपतवार या वीड उगा हुआ है, तो मैं इस जगह थोड़ा सा सूखा नमक डाल दूँ इस एरिया में और थोड़ा सा पानी डाल दूँ, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा इस एरिया में, सॉइल के आसपास, सॉइल में प्लांट के आसपास, और ये प्लांट के सेल यहाँ से प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे. दिस प्लांट इज गोइंग टू फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पर वाले सारे सेल्स प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे. So that's all about plasmolysis. Next turn we'll continue with the next topic to the chapter. Thank you.